हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताते हैं, राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपको बता दें संविधान दिवस कार्यक्रम आपको बताते हैं आयोजित हो रहा है श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर अशोकनगर में। और आपको बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को आपको बताते हैं पुष्पांजलि देकर आपको बताते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें समस्त अशोकनगर के आपको बता दें सभी विशिष्ट अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आपको बता दें पूरे देश में आपको बता दें जगह जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी पक्ष में आपको बता दें गंगा मैया सिंधी मंदिर रैगर सभा अशोकनगर में भी यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां आपको बता दें समाज के सभी आपको बता दें सभी जाने माने अतिथिगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं समस्त अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। और युवा भी आपको बता दें इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो कि आपको बता दें जिन्होंने आपको बता दें विषम परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वे आपको बता दें आज सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। महेंद्र कुमार जी और अन्य आपको बता दें सभी अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा 26 नवंबर 1949 को आपको बता दें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान पूरा आपको बता दें लिख दिया था और आपको बता दें उसको आपको बता दें संविधान के रूप में आपको बता दें पूरे मान्यता मिली थी। ठीक हमारे जो संस्थापक हैं श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि श्री राजकुमार फलवाड़िया साहब का स्वागत करें। श्री मनोहर लाल जी, श्री मनोहर लाल जी स्वागत कर रहे हैं। श्री खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार फलवाड़िया साहब का स्वागत करें। नहीं सर, नहीं, हमारे बाहर से भी लोग आए हुए हैं तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल आपका परिचय है। हमारे ओम प्रकाश जी बालोटिया साहब, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी बालोटिया नांगलोई से पधारे हैं। एक तो बड़ी भी है अजी और प्रोफेसर साहब भी, और आज नहीं जो एक पूरे समाज की जी हमारे अग्रणी हैं। बताऊं कब वो भी मिलेंगे बिल्कुल। अब मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण जी गुसाईवाल, जो कि हमारे प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन में इनके दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लगी। आप स्वागत करेंगे प्रोफेसर साहब का। श्री नारायण जी गुसाईवाल। अब मैं निवेदन करूंगा श्री पूरन जी फलवाड़िया, जो पांडव नगर से पधारे हैं और आप सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और मैं बता दूं कि बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है श्री पूरन जी फलवाड़िया, आप स्वागत करेंगे। विराजिए पूरन जी के। गंगा मैया सिंधी मंदिर से जुड़े सभी विशिष्ट आपको बता दें जो सदस्यगण हैं यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और इस कार्यक्रम में आपको बता दें सभी एक एक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं।
आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में आगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जी जी नमस्कार जी। राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार खेलकूद व शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज हमने संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया है। सबसे पहले सभा में पधारे हुए हमारे विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारी, समाज के अभिन्न अंग, हमारे मेहमानों का, हमारे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन श्री मोहनलाल जी बालोटिया, हमारे संस्थापक श्री मनोहर लाल जी दोलिया, हमारे महासचिव श्री खेमचंद जी सुहासिया, हमारे कोषाध्यक्ष श्री सतीश जी खोरवाल। सतीश जी आप इधर आ जाइए। और मेरा नाम रामचंद्र गुसाईवाल है। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, प्रधान हूँ। साथियों, आज श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर अशोक नगर में जो हमने इस संविधान दिवस का आयोजन किया है, थोड़ा सा इसके महत्व पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। यदि हम इतिहास की पृष्ठभूमि में देखें तो आप पाएंगे कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, परंतु उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि अब भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। अब भारत अपनी आज़ादी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ जो आंदोलन चल रहे थे बरसों बरस से, तो हमारी आज़ादी पक्की हो चुकी थी। जब आज़ादी की बात हो रही थी तो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भूमि, दूसरा लोग, तीसरा उस राष्ट्र का ध्वज और चौथा उसका संविधान। यदि संविधान नहीं है तो मुल्क चलेगा कैसे? तो भारत के अंदर वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आज़ादी हालांकि हमें, जैसा मैंने बताया, कि बाद में मिली 47 में। जब संविधान सभा का गठन किया जाना था तो ये एक बहुत ही रोचक प्रसंग है जो हम सबको पता होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, वो निर्माता कैसे बने। ऐसा तो नहीं है कि किसी को थाली में रखकर कोई ऐसा फल दे दिया गया हो या मिठाई का टुकड़ा दे दिया गया हो। इसके लिए अथक प्रयत्न करना पड़ता है। जब संविधान सभा का गठन होना था उस समय ये तय किया गया कि जो प्रतिनिधि बनेंगे संविधान सभा में उनको चुनाव लड़के आना पड़ेगा। बाबा साहेब ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो वो पराजित हो गए, उनका चयन नहीं हुआ। जब उनका चयन नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग जो थी उस समय, मुस्लिम लीग ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप चुनाव लड़िए दोबारा। तो उन्होंने बंगाल, जो बाद में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बना था और अभी बांग्लादेश है, उस समय भारत का अभिन्न अंग था, उस क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव लड़ा। जब मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव लड़ा तो वो जीत गए उनकी सपोर्ट से। जब जीत गए तो वो संविधान सभा में आए। वर्ष 1947 में फिर एक नया खेल हो गया। पूर्वी
जो हमारा बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान में चला गया तो वो सीट खत्म हो गई बाबा साहेब की। अब ये संकट फिर उत्पन्न हो गया कि वो असेंबली में कैसे रहेंगे। तो बम्बई के अंदर, जो बॉम्बे प्रोविंस था उस समय आज़ादी से पहले, गुजरात भी उसी का हिस्सा होता था, तो वहाँ पर एक सज्जन ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया बाबा साहेब के लिए और कहा कि नहीं, आप संविधान सभा में ज़रूर जाएंगे। और ये बड़ा कठिन कार्य था कि कोई चुना हुआ व्यक्ति है वो इतना बड़ा त्याग करता है बाबा साहेब के लिए। उन्होंने बाबा साहेब की लियाकत को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर उनका चयन करवाया। जब बाबा साहेब इस संविधान सभा के अंदर आए तो वहाँ पर आप ये देखिए कि उनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। सारा काम उन्हीं का ही था कि सबसे विचार विमर्श करना, सब चीज़ों के ऊपर अपना आकलन देना और फिर किसी निचोड़ पर पहुंचना, किसी लक्ष्य तक पहुंचना। ये जो संविधान सभा का गठन है वर्ष 1946 में किया गया था, इसकी जो बैठकें हैं वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चली और 26 नवंबर 1949 को संसद को उस समय असेंबली कहा जाता था। आपको याद होगा जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़ा था तो उसे कहा जाता है असेंबली के अंदर बम मारा। तो असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ और वो प्रस्ताव किसने पेश किया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये हमने अपने सर्कुलर में भी लिखा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसको ध्यान से। जो प्रस्ताव था उसमें उन्होंने लिखा था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव बाबा साहब ने किया था, उसके यही शब्द थे। और वो प्रस्ताव जो है पास किया गया था असेंबली के अंदर। जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इसमें 249 मेंबर थे, जिसमें से 284 लोगों ने वोट दिया था। और उस दिन हमारे संविधान को अंगीकार किया गया। हमारे संविधान को जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, परंतु इसको अंगीकार जो किया असेंबली ने, संसद ने, वो 26 नवंबर 1949 को किया। आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वो मौखिक है, वो बाई प्रैक्टिस चलता है। हमारा जो संविधान है वो लिखित है। हमारा संविधान के अंदर विश्व के जितने भी संविधान हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, इन देशों के सभी संविधानों के बारे में, क्योंकि बाबा साहब को ज्ञान था, बाबा साहब एक एक चीज को जानते थे, तभी वो इस संविधान को बना पाए। और वो संविधान हमारा इतना लचीला भी है। हमारे संविधान की एक खासियत ये है कि इसके अंदर जब संशोधन किया जाता है समय के अनुसार, राष्ट्र हित के अंदर, तो वो संशोधन करने में संसद को बहुत भारी भरकम ये नहीं कि पूरे संविधान को बदलना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। हमारे जो संशोधन भी हुए हैं आज तक संविधान में, तो वो बहुत आसानी से हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज जो हमारे देश के अंदर हम लोग अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं, ये संविधान की देन है, ये संविधान के कारण है। वरना ना तो हम लोग नौकरियों में जा पाते। आरक्षण का प्रावधान भी उस संविधान में बाबा साहब ने किया, और आरक्षण का जो प्रावधान उन्होंने किया, यदि साथियों को मालूम है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई थी जब जॉर्ज पंचम थे, सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेज़ों ने ये मान लिया था कि जो अछूत हैं, अस्पर्श हैं, उनके लिए अलग से वोटिंग लिस्ट बनेगी, उनके लिए अलग से अधिकार मिलेंगे।
बाबा साहब ने ये मनवा लिया था अंग्रेज़ों से। गांधी जी ने आमरण अनशन किया यरवदा जेल के अंदर, पूना के अंदर, और बाद में बाबा साहब ने उनकी जान बचाने के लिए, और जब कस्तूरबा जी ने भी ये कहा कि मेरे सुहाग को बचा लो, बाबा साहब को बोला, और साथ में हमारे समाज को बहुत सारी धमकियां भी थी। उस समय हम आज भी इतने सशक्त नहीं हुए, उस समय तो बिल्कुल नहीं थे, 1932 के अंदर, 1931 के अंदर। तो तब ये पूना पैक्ट हुआ। पर पूना पैक्ट के अंदर मूल बात क्या है, ये हमें ज़रूर समझनी चाहिए। पूना पैक्ट के अंदर गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में एक संविदा हुआ, एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट क्या था कि यदि आप हमारे साथ भाइयों के लिए अलग से लिस्टें नहीं बनाना चाहते, यदि आप हमें अलग देश नहीं देना चाहते, तो आज़ादी के बाद दलितों को आरक्षण देना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये आरक्षण जो है, ये संविधान के अंदर फिर बाबा साहब ने उसका प्रावधान किया। अब दिक्कत क्या होती है कि हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो इन चीज़ों को शायद सीखने में, ये जो नए नए गैजेट्स आ गए हैं हम उसमें तो बहुत बिजी रहते हैं, पर ये जो मूल बातें हैं वो नहीं समझ पाते। हमें अपने बच्चों को मूल बातें भी सिखानी है। हमें अपने साथियों को, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे समाज को हमने तभी जागृत कर पाएंगे जब उनको बताएंगे। तो ये जो आरक्षण है, जिससे हमें भी नौकरियां मिली, इनको भी मिली, ये भी बैठे हैं और ये सज्जन भी बैठे हैं, 4 आदमी तो इस मंच पर ही हैं, ठीक है, कि संविधान के अनुसार हमें नौकरी मिल गई। अगर संविधान में ये प्रावधान नहीं होता तो रामलाल जी हमें क्या नौकरी मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। देखिए, मैं आपको इससे आगे और बता दूं, संविधान की जो शक्ति है, अभी आप एक चीज़ देख लो कि सरकार के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, हमारा कोई मकसद भी नहीं है, सरकार किसी की भी हो, पर उसको संविधान को मानना पड़ता है। बिना संविधान के वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ है तो संविधान के माध्यम से ही होगी, क्योंकि सिद्धांत तो यही है, आत्मा यही है, राष्ट्र की आत्मा है। ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र की आत्मा है। और आत्मा के बिना जैसे शरीर निर्जीव हो जाता है और उसे क्रिमेशन कर दिया जाता है, क्रिमेट कर दिया जाता है, वैसे संविधान है। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आज हमने इस मंदिर के अंदर प्रांगण में, ये हमारी पहली बैठक है हमारे ट्रस्ट की संविधान सभा के ऊपर। हमने बहुत प्रयास किया कि हमारे और भी साथी आएँ, ठीक है। वो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, जोत से जोत जले। एक एक साथी जब जागृत होगा वो स्वयं ही प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। हमारे बाबा साहब का यही तो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस संदेश का मतलब है, इस संदेश के पीछे जो है ना, हमारी तरक्की छुपी हुई है, हमारी उन्नति छुपी हुई है, हमारी शक्ति छुपी हुई है। हमें इस संदेश के ऊपर चलना है। और यदि आप ध्यान से और देखें, आपो दीपो भव, स्वयं दीपक बनिए, अपने आप को रोशन कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप ये समझिए आप खड़े हैं यहाँ पर मेरे स्थान पर, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, संक्षेप में मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है और मैं चाहूँगा आप लोग भी अपने विचार रखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि मंच पर बैठे हुए 2-3 आदमी आपको संबोधित करें, आप भी अपने विचार रखिए, जिससे हमें भी पता रहे कि नई नई चीज़ें हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, मान लीजिए कॉलोनियों में, वहाँ हम कैसे अपनी संस्था को पहुँचा सकते हैं, वहाँ हम अपने कार्यक्रम कैसे चला सकते हैं, वहाँ लोगों को हम कैसे जगा सकते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो चेयरमैन साहब हैं श्री मोहनलाल जी बालोटिया, मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे दूं। राजकुमार फलवाड़िया साहब, प्रोफेसर साहब हमें संबोधित करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब कि आप 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री मोहनलाल जी बालोटिया साहब।
और आए हुए एक गणमान्य व्यक्ति और हमारे मनोहर लाल जी संरक्षक ऑफ दिस पार्टी के हैं, तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इतने विस्तृत जाके हमारे प्रधान जी ने ये संविधान के बारे में बताया है। मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि इतनी गहराई में जाके इतनी गहराई में जाके ये चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए इन्होंने मेरे ख्याल में तो कुछ छोड़ा नहीं है, सारा ही बता दिया है। तो आगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 शब्द कहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि उन्होंने कहा संगठित रहो, संघर्ष करो, तो एकत्रित रहो। एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों हैं संत ज्ञानी। तो इसी विचार से हम अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा दें। आज का दिन हम 26 जनवरी की तरह इसको मनाएं, क्योंकि ये हमारे जो है अनुसूचित जाति, उन जातियों के लिए बहुत महत्व रखता है। और मैं तो एक और अर्ज करूँगा कि हमारे राजकुमार जी जो हैं, दिल्ली से कोई भी आज तक रेगर समाज का MP नहीं बना है। मैं इनको वापस ये प्रेरित कर रहा हूँ आज इस सभा में कि इतना विशाल जुलूस निकाल के मोदी जी के पर ग्राउंड में मोदी जी के सामने प्रस्तुत करें कि हमारा भी एक आदमी मेंबर बना। मैं कहता हूँ अभी टाइम है, अभी टाइम है, जनवरी में रख दो। इतना विशाल रामलीला ग्राउंड में क्या हुआ, रामलीला ग्राउंड भी छोटा पड़ जाए, उतना एकत्रित हो और हम सभी को, बस्तियों को, नांगलोई, सुल्तानपुर, ये है, ये सभी को आगे आके कम से कम जो है 500 आदमी ट्रकों में भर के और वहाँ एकत्रित हों और अपना सारा विस्तार से बताएं कि पहले हमारे जो है नवल प्रभाकर जी और थे, उसके बारे में, उसके बाद में जो है हमारी एक धर्मदास जी तो पहले आए थे, फिर नहीं आया कोई भी रेगर जाति का, दिल्ली से कोई भी आया नहीं आया। मैं अभी कहता हूँ कि ये हमको प्रयास करना है और इनको जो है आगे प्रोत्साहन देना है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आगे हमारे रेगर जाति का एक तो MP होए ताकि पार्लियामेंट में कोई आवाज़ तो उठाए। तो इसके शब्दों के साथ ही मैं तो अपनी वाणी के विराम लगाता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपका ओजस्वी जो शब्द हैं वो सुने हैं। मैं चाहूँगा मनोहर लाल जी हैं हमारे संस्थापक, आप भी 2 शब्द कहें। आदरणीय मनोहर लाल जी धोलिया साहब। नमस्ते, राम राम रेगर समाज को और बाकी सभी समाज को। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान दिवस के अवसर पर हम मिले और संविधान को हमें श्रद्धांजलि देते हुए, बधाई देते हुए, अभिनंदन देते हुए एक बहुत अच्छा विषय उठ गया जो मेरे दिल में भी है और आप बहुतों के दिल में है कि राजकुमार जी को हम संसद में देखना चाहते हैं। हमारी रेगर, पूरे भारत में रेगर समाज की जो आबादी जो सुनी जाती है, कंफर्म तो नहीं है, 40 से 50 लाख है। 40 से 50 लाख लोगों का एक भी संसद सदस्य संसद में नहीं है। बहुत ही विचित्र बात है, विचित्र नहीं बल्कि दुखद है। तो हमें इनको आगे करना है। इनके समर्थन में हमें सभी मंदिर समितियों और सभी रेगर समितियों को, ना कि दिल्ली में, हमारे राजस्थान और जहाँ भी फैले हुए लोग हैं उन तक ये बात पहुँचानी है। सोशल मीडिया के थ्रू हम मिलेंगे भी, एक दूसरे के मंदिरों में भी आएंगे, छोटी छोटी मीटिंग भी करेंगे। और टिकट लेने के लिए शक्ति प्रदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें एक बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप सब अपने अपने विचार दीजिए कहाँ कर सकते हैं और कहीं जगह नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जगह कहीं नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप अपने अपने सुझाव दीजिए, हम कहाँ करें, कैसे करें। हम सब राजकुमार जी के साथ हैं। राजकुमार ये अब
बहुत ही अच्छा मौका है। पढ़े लिखे, सुशिक्षित, संभ्रांत, इतने अच्छे आदमी, इतने ज़्यादा गुण किसी में नहीं मिलेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, मैं भी इनको पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ विदेश मंत्रालय से, और मेरा भी हमारे रैगर समाज के बहुत लोगों से संपर्क है। इन जैसा सुशिक्षित सज्जन व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इनको आगे ले जाने के लिए तन मन धन से आगे बढ़े और आगे आएँ। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ आए। अब मैं ये जो मंच और माइक राजकुमार फलवाड़िया जी को देता हूँ, वो 2 शब्द कहें और हमारे समाज का मार्गदर्शन करें। इसमें फैकल्टीज़ में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया, पर जो हमें आज विचार मिले वो अतुलनीय है। मैं चाहूँगा कि आप करतल ध्वनि से धन्यवाद करें। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।